जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं विशाल एकेडमी 1M और यह है बायोलॉजी 10th क्लास का इम्पोर्टेंस चैप्टर, जो इसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं और आप लोग इसे अच्छे ढंग से तैयार करें और मन लगा के पढ़ें, जिससे आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छे से हो। और आप इस चैनल पे आएँ और अपना कमेंट के माध्यम से बताएं कि आपका एग्ज़ाम कैसा हुआ है। और एग्ज़ाम का समय बहुत नज़दीक आ चुका है और आप मन लगा के पढ़ें और दिल लगा के पढ़ें, इसलिए कि आपके माता पिता से आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीद है और मुझे भी आप लोगों से उम्मीद है कि आप अच्छे से तैयारी करेंगे। ठीक है, आइए हम लोग बढ़ते हैं। ये क्या है? बायोलॉजी जैव प्रक्रम। ठीक है, इससे पहले मैंने लेक्चर बनाया हूँ, आप उस वीडियो को भी जाके देखिए और मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा लगेगा। अगर जब अच्छा लगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और विशाल एकेडमी 1M के सदस्य बने और लाइक कमेंट के माध्यम से मुझे मोटिवेट करें। और इसी प्रकार से मैं आपके पास तरह तरह का मटेरियल लाता रहूं और आप लोगों को ज्ञान देता रहूं। ठीक है, आइए देखते हैं। विज्ञान 10th क्लास का जैव प्रक्रम बायोलॉजी अध्याय कौन सा है? 6 है। यह एग्जाम की दृष्टि से एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और जो तैयारी करने वाले बच्चे हैं वो देख सकते हैं कंपटीशन लेवल की, और जो वैसे जो हैं वो लोग ना देखें, बस पढ़ने वाले बच्चे ही देखें। मैं पहले ही बता देता हूँ, आपका समय जाया ना हो, क्योंकि इसमें काफ़ी बारीकी चीज़ें हैं और आपको जानना और समझना होगा। ठीक है, आप रहने दीजिए, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं केवल ये लेक्चर वही देखें। देखिए, श्वसन की क्रियाविधि। इससे पहले कि मैंने अभी बताया था कि श्वसन किसे कहते हैं। ठीक है, जब हम खाना खाते हैं तो वह खाना कह रहे हैं ग्लूकोज। जब हम खाना खाते हैं तो वह खाना हवा के ऑक्सीजन के संपर्क में जाता है और वह टूटता है। टूटने से हमारे शरीर में क्या होता है? ऊर्जा मिलता है। और यह घटना कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। इसको हम कहते हैं क्या? श्वसन कहते हैं। श्वसन को भी 2 प्रकार के होते हैं, आक्षिक श्वसन, अनाक्षिक श्वसन। ये मैंने आपको बता दिया था, पिछला लेक्चर जरूर देखें। आप पढ़ने वाले बच्चे हैं 10th क्लास में या 11th क्लास में। ठीक है, देखिए अब क्या जानने वाले हम लोग? क्रियाविधि। वो क्या था? प्रकार। ये क्या है? क्रियाविधि। ध्यान से देखे, श्वसन की प्रकार कितने? आक्षिक श्वसन, अनाक्षिक श्वसन। क्रियाविधि कितनी है? श्वसन की क्रियाविधि 2। कौन कौन सा? ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स चक्र। ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स चक्र। मेरे साथ साथ आप लोग भी बोलते रहे, जिससे कि आपको याद हो जाए। और आप लोग सोकर वीडियो ना देखें और कोशिश करें कि आपके हाथ में पेन कॉपी हो और बैठ के आप लोग पढ़ें। ठीक है, तभी आपके समझ में आएगा। देखने से समझ में आता है, लेकिन जब आप लिखते हैं ना तो बहुत ज़्यादा समझ में आता है। और यह एग्जाम का समय है, जरूरी है आपको क्या करना है? लिख के प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो श्वसन की क्रियाविधि कितनी है? 2 है। ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स। क्या है? ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स। आगे बढ़िए, ये देखिए ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है। इसमें ग्लूकोज तो मैंने पहले ही बता चुका हूँ, नहीं जानते तो इतना समझ लीजिए। जो कार्बोहाइड्रेट्स है वह हमारे छोटी आंत में जब पाचन होता है उसका, तो वह क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट टूटकर ग्लूकोज का रूप ले लेता है। ये ग्लूकोज हमारे रक्त में मिलता है और हमारी कोशिकाओं के पास जाता है। और ठीक है, देखिए वही है। इसमें ग्लूकोज का एक अणु, ग्लूकोज है ना, अणु किसे कहेंगे? आप ये कंफ्यूज हो रहे हैं जब नहीं है तो। 2 या 2 से अधिक तत्वों को आपस में मिलाते हैं और जो पदार्थ बनता है उसे क्या कहते हैं? अणु। जैसे हाइड्रोजन और O को मिलाते हैं, H और O को, तो क्या बनेगा? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाने से जल बनता है। इसी को कहते हैं क्या? अणु। जल क्या है? अणु है। जल का सूत्र होता है H2O। ठीक है ना। अब देखिए पायरुविक अम्ल, मैंने पहले ही बताया था, अपना एक पहचान दे दिया जाता है। जैसे अम्ल है ना, अम्ल भी कई तरह के होते हैं। साइट्रिक अम्ल होता है, पायरुविक अम्ल दे रखा है, और क्या दे रखा है? ये देखिए फास्फोग्लिसरिक अम्ल भी दे रखा है। अम्ल में भी कई तरह के अम्ल होते हैं। ठीक है ना, और अम्लों का अपना अपना एक कार्य होता है। ठीक है ना, हमारे पेट के अंदर कौन सा अम्ल है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। पेट में क्या हमारे? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। अब आगे देखिए कि इसमें ग्लूकोज का एक अणु कितने पायरुविक अम्ल में बदल रहा है? 2 पायरुविक अम्ल में बदल रहा है। कितने पायरुविक अम्ल में? 2 में बदलता है। इसी को क्या कह रहे हैं? ग्लाइकोलिसिस। अब इतना ना, अगर याद ना हो तो कोई बात नहीं। ठीक है, बस इतना कहिएगा ना कि जब ग्लूकोज का एक अणु 2 पायरुविक अम्ल में बदल जाता है उसे क्या कहते हैं? ग्लाइकोलिसिस। लेकिन ये जानेंगे कि जो पायरुविक अम्ल है कैसे ग्लूकोज से कैसे पायरुविक अम्ल में बदलता है। ये देखिए क्या है ये? यह आक्षिक और अनाक्षिक श्वसन में एक जैसा घटना होता है। आपको मैंने क्या कहा? पिछला लेक्चर जरूर देख के आइए, जिससे कि ये वीडियो आपको पूरी तरह से समझ में आएगा, अच्छे से आएगा। आक्षी में क्या होता है? श्वसन के कितने प्रकार? 2, आक्षी और अनाक्षी। आया ना इसमें? आक्षी में क्या होता है? ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, और अनाक्षी में क्या होता है? ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है ना, ग्लूकोज को टूटने के लिए। लेकिन यहाँ देखिए
यह ऑक्सी और अनाक्सी श्वसन में एक जैसा घटना होता है। ये देखिए ग्लाइकोलिसिस में ना ऑक्सीजन की कोई आवश्यकता नहीं है, ये याद रखिए, ग्लाइकोलिसिस में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब ये देखिए यह ऑक्सी और अनाक्सी श्वसन में एक जैसा घटना होता है, यह कोशिका द्रव्य में संपन्न होता है। यदि आप एकदम बिल्कुल नए बच्चे हैं तो ये जानिए कोशिका द्रव्य किसे कहते हैं। हमारी शरीर की जो सबसे छोटी इकाई है जिसे और हम तोड़ नहीं सकते वो हमारा क्या कहलाता है, कोशिका। और वो कोशिका तीन भागों से मिलकर बना हुआ है। कितने? तीन। याद है तो बोलिए मेरे साथ, ठीक है ना। क्या बनेगा? ये क्या है? नाभिक है। ये क्या होगा? नाभिक। ये क्या होगा? इसका बीच वाला भाग। ये सब जो बीच का भाग होगा वो क्या कहलाएगा? कोशिका द्रव्य। इसके ऊपर का जो बाहरी सतह होगा ना, ये जो बाहरी सतह होंगे उसे क्या कहेंगे? कोशिका झिल्ली कहेंगे। क्या शब्द आया? कोशिका द्रव्य। यह है क्या? बीच वाला भाग कोशिका द्रव्य है। ये अंदर वाला जो भाग है वो क्या है? केंद्रक है, ठीक है ना। यह कोशिका द्रव्य में क्या पाए जाते हैं? कोशिकांग पाए जाते हैं। यानी इसके बीच में जो भी चीजें, संरचनाएं वगैरह, बनावट जो भी चीजें पाई जाती है ना, उसे क्या कहते हैं? कोशिकांग कहते हैं। क्या नाम देते हैं? कोशिकांग। इसमें एक होता है माइटोकॉन्ड्रिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? कोशिका द्रव्य का कोशिकांग है। ये बहुत ज्यादा क्या है? इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। माइटोकॉन्ड्रिया, यहीं से सारी क्रियाएं हो रही हैं। तो ये देखिए प्रारंभ में ग्लूकोज का एक अणु 2 एटीपी अणु बनने के बाद यह फ्रक्टोज का क्या कितना डाइफॉस्फेट बनाता है? मैंने पहले ही बताया था ना कि एटीपी, एडीपी, ठीक है ना, एटीपी, एडीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, यही मैंने बताया था ना। क्या? यही बताया था मैंने। तो यहाँ पे डाइफॉस्फेट आ रहा है, तो क्या आ रहा है? डाइफॉस्फेट। देखिए यह क्या कर रहा है कि शुरू में क्या करेगा ग्लूकोज, शुरू में क्या करेगा कि ग्लूकोज एक अणु को, ग्लूकोज का जो एक अणु होगा ना, कितना? एक अणु, और वह कितने एटीपी में बदलेगा? 2 एटीपी में बदलेगा, ठीक है ना। और क्या होगा? 1 से 6 डाइफॉस्फेट बनाएगा। क्या करेगा? यह बाद में चल के क्या बनाएगा? फ्रक्टोज का 1 से 6 डाइफॉस्फेट बनाएगा। और यहाँ देखिए ये डाइफॉस्फेट बनाएगा, ठीक है ना। तो ये कहेंगे क्या? यौगिक। अब कहेंगे यौगिक क्या है? देखिए जब कोई पदार्थ है ना, जब 2 या 2 से अधिक तत्वों को हम क्या करते हैं, परमाणु को जब एक निश्चित अनुपात में हम मिलाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? यौगिक। देखिए हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 लो और यहाँ पे लो ऑक्सीजन 1, तो क्या बनेगा? H2O। यहाँ पे जब हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 1 लोगे तो क्या बनेगा? H2O। और बाकी अगर हाइड्रोजन 4 करो या 1 करो तो क्या बनेगा? नहीं बनेगा ना। जल बनाने के लिए ये H2 चाहिए, ऑक्सीजन 1 चाहिए, ठीक है। आगे देखिए अगर CO2 आप जो कहते हो CO2, ठीक है। देखो यहाँ CO2 बनाने के लिए क्या करना होगा? कार्बन लेना होगा और ऑक्सीजन 2 लेना होगा। कार्बन 1, ऑक्सीजन 2। तो CO2 को जब हम अभिक्रिया कराएंगे तो क्या होगा? CO2 जैसे आप समझ गए, ये क्या परमाणु बोलते हैं, यहाँ तत्व कहते हैं, ठीक है। शुद्ध पदार्थ का सबसे छोटा भाग क्या कहलाता है? तत्व कहलाता है। तो ये देखिए कार्बन, और जब किसी 2 या 2 से अधिक क्या तत्व या परमाणु को एक निश्चित अनुपात में मिलाते हैं, जो पदार्थ बनता है उसे कहते हैं यौगिक। तो ये CO2 क्या है? यौगिक है। ये क्या है? यौगिक है, H2O, ठीक है। आप इतना समझ गए ना। आगे बढ़िए, बहुत छोटे शब्द से बता रहा हूँ, यदि आपने पढ़ा नहीं है पहले भी ना, आप समझ सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से। आप बहुत कुछ सीखेंगे मेरे साथ अगर जुड़े रहेंगे तो, ठीक है। ये देखिए जिससे फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड, यहाँ पे सा छुपा हुआ है, ठीक ना, छूट गया। फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड के 2 अणु प्राप्त होता है। क्या कहा? एटीपी के, यानी ग्लूकोज के एक अणु से कितने एटीपी बने? 2 एटीपी बने। और यह आगे चल के किस में बदल गया? फ्रक्टोज के 1 से 6 डाइफॉस्फेट में परिवर्तित हो गया, ठीक है ना। और उसके बाद यह जो आगे चल के किस में बदला है? फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड में बदला है। कितने रुपए लाया है? 2 अणु प्राप्त किया। फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड के कितने अणु प्राप्त किया? 2, ठीक है। फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड से फास्फोग्लिसरिक अम्ल बनाता है। क्या बनाता है? फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड से। मेरे साथ एक बार और बोलिए, फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड, बोलिए, रैल्डिहाइड, फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड। एक बार साथ में बोलिए, फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड, फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड। एक साथ तीनों को जोड़ के बोलिए, फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड,
रेल्डिहाइड। ठीक है, याद हो गया। तो यानी क्या हुआ, फास्फोग्लिसरेल्डिहाइड भी आगे चल के किस में बदल रहा है, फास्फोग्लिसरिक अम्ल में परिवर्तित हो रहा है। और ये जो फास्फोग्लिसरिक अम्ल है ये भी आगे चल के किस में बदल रहा है जी, पायरुविक अम्ल में बदल रहा है। किस में बदला, पायरुविक अम्ल। ठीक है, इसी घटना को क्या कहते हैं, ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। क्या नाम देंगे जी, ग्लाइकोलिसिस। आइए हम एक उसको पढ़ के देखते हैं। दो अणु प्राप्त होते हैं, फास्फोग्लिसरेल्डिहाइड से फास्फोग्लिसरिक अम्ल बनता है। क्या है, क्या बनेगा, फास्फो, ठीक है, फास्फोग्लिसरिक अम्ल बनता है और यह पायरुविक अम्ल में क्या होता है, बदल जाता है। इसी घटना को हम कहते हैं क्या, ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, आगे देखिए। अभी जो अनाक्षी श्वसन था ना, आप बताइए कमेंट के माध्यम से कि जो मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि क्या कहाँ है जी, ये देखिए कहाँ गया, अनाक्षी, यही है ना। अनाक्षी में कितना किलो कैलोरी ऊर्जा निकलता है जी, 27, सॉरी आप बताइए कमेंट के माध्यम से बताइए। ठीक है ना, ये देखिए अनाक्षी में कितना किलो कैलोरी ऊर्जा निकलेगा, आप बताइए कमेंट के माध्यम से, मैं नहीं बताऊंगा। अब देखिए इसमें कितने एटीपी बनते हैं, नहीं 2 एटीपी बनेंगे। ठीक है, इसको याद रखिएगा, कितने एटीपी बनेंगे, 2 एटीपी बनेंगे। अगर ऑक्सी में बात करें तो कितना एटीपी बनेगा, 38 एटीपी बनेगा ग्लूकोज के एक अणु से। ठीक है ना, तो ये देखिए ग्लाइकोलिसिस के पूरे चरण में से एक सीमा होता है, यहाँ पे बना तो कुछ आगे चल के कुछ रूप बदलेगा, फिर आगे जाएगा तो कुछ अलग रूप लेगा, ऐसे ही मतलब इसको कहते हैं चरण। एक जगह काम हुआ, ठीक है, दूसरी जगह जाएगा, ठीक है, फिर अगले उसके आगे जाएगा, ठीक है, फिर उसके आगे जाएगा, ठीक है, तो इसका रूप बदलता रहता है ना, तो इसको कह रहे हैं चरण। ठीक है ना, जैसे कि यहाँ चरण, ग्लाइकोलिसिस के पूरे चरण में एटीपी का 2 अणु खर्च होता है। कितना अणु खर्च हुआ, 2, और एटीपी का 4 अणु बनता है। कितना अणु बना, 4। लेकिन बार बार कई लोग कह रहे होंगे एटीपी क्या है, नहीं समझ में आ रहा है। मैंने क्या बताया, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास बहुत ज़्यादा एंजाइम है, यहाँ भोजन जाता है, यहीं पे भोजन और ऑक्सीजन मिलता है और टूटता है तो ऊर्जा बनता है। और यहाँ पे जो ऊर्जा बनता है ना, तो वह किस रूप में निकल रहा होता है, ऊर्जा एडीपी के रूप में निकल रहा होता है। जब एडीपी आगे चलकर एडीपी मुक्त रूप में रहता है, और जब यह एडीपी ज़्यादा हो जाते हैं और शरीर को किसी काम की आवश्यकता नहीं होता उसे, तो कोशिकाओं को, तो वह एडीपी एटीपी में बदल जाता है। किस में बदल जाता है, एटीपी में। और यह एटीपी क्या होता है, रक्त के माध्यम से इधर उधर घूमता रहता है, जिन कोशिकाओं को जरूरत है वहां जाके एटीपी ना किस में बदल जाएगा, एडीपी में बदल जाएगा। एडीपी मतलब मुक्त होता है, मतलब स्वतंत्र होता है, सबको काम करने के लिए ताकत देगा। जब नहीं किसी को चाहिए ना, तो अपना रूप बदल लेगा, एटीपी में आ जाएगा। ठीक है, एटीपी में 3 डाइफॉस्फेट होते हैं। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है ना, एडीपी का फुल फॉर्म क्या, एडीपी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। डाई का मतलब 2 और ट्राई का मतलब होता है 3। ठीक है, चलिए, तो एटीपी का 4 अणु बनता है। कितना अणु बना, 4। 2 तो खर्च हुआ और 4 अणु बना। समझ में आया इस बात का, ठीक है ना। और इसमें कितने एटीपी के अणुओं का लाभ होता है, इस प्रकार इस चरण में 2 एटीपी का क्या होगा, लाभ होगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कितने एटीपी का लाभ हुआ जी, 4 को बना और 2 को खर्च हो गया, तो 4 में से 2 को जाए तो 2 ही न बचा, तो कितना फायदा हुआ जी, 2 हुआ एटीपी। आगे देखिए, सरल भाषा में, अगर ये ना समझ में आया ना तो कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ से देख लेते हैं। तो ग्लाइकोलिसिस, ठीक ना, ग्लाइकोलिसिस, इसमें ग्लूकोज इसमें बदल जाता है पायरुविक अम्ल में। यही घटना क्या कहलाता है, ग्लाइकोलिसिस। देखिए कैसे होता है, ग्लूकोज का एक अणु टूटेगा तो कितना डाइफॉस्फेट बनाएगा जी, 1 से 6 डाइफॉस्फेट बनाएगा। अय्या 1 से 6 डाइफॉस्फेट बनेगा तो किस में बदल जाएगा जी, फास्फोग्लिसरेल्डिहाइड में बदल जाएगा। अब यह फास्फोग्लिसरेल्डिहाइड भी आगे चल के कितना बदल जाएगा, फास्फोग्लिसरिक में बदल जाएगा। किसमें बदल जाएगा, फास्फोग्लिसरिक में बदल जाएगा। किसमें बदलेगा, किसमें बदलेगा जी, फास्फो, यहाँ पे 100 होगा, ठीक ना, मार्कर चल नहीं रहा। देखिए फास्फोग्लिसरिक अम्ल में बनता है। फिर ये आगे चल के किसमें बदल जाता है, पायरुविक अम्ल में। ठीक है, आपने यहाँ तक समझ लिया। अब देखते हैं क्रेब्स चक्र।
ठीक है, हमने देख लिया पहला ग्लाइकोलिसिस के बारे में। अब हम क्या जानेंगे, क्रेब्स चक्र के बारे में जानेंगे। ठीक है ना, ये क्रेब्स चक्र होता क्या है। और ये देखिए, हाँ मतलब पहले जानेंगे अभिक्रिया किसे कहते हैं। जब दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाते हैं तो नया पदार्थ बनता है, इसको हम क्या नाम देते हैं, अभिक्रिया देते हैं। तो क्रेब्स चक्र में भी क्या होता है, अभिक्रिया होता है। इतना समझ गए। तो इससे पहले हम इसके बारे में जानेंगे, क्रेब्स चक्र के बारे में। देखिए इस क्रेब्स चक्र में क्या होगा, इसमें अभिक्रिया होता है। ठीक है, किन किन के साथ होता है। कोशिका कितने प्रकार की होती है, दो, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक की जो है हम लोग यूकैरियोटिक है। अब प्रोकैरियोटिक की जो कोशिका झिल्ली होता है, उन कोशिका की झिल्ली पे क्या होते हैं, एंजाइम होते हैं। और वह एंजाइम क्या करते हैं, वह क्रेब्स चक्र में मतलब क्रेब्स चक्र जो घटना करती है ना, प्रोकैरियोटिक में जो कोशिका झिल्ली होता है वहाँ होता है। यूकैरियोटिक में कहाँ होगा, जहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया होता है उस जगह पे होगा। ठीक है, तो इसके बारे में जो पहली बार बताने वाले जो वैज्ञानिक थे वह थे ब्रिटिश के थे। और वह ब्रिटिश वैज्ञानिक थे, 1937 ईस्वी में बताए। और इस वैज्ञानिक का नाम था क्या, हैंस क्रेब्स। ठीक है, यहाँ तक आपने समझ लिया। और देखिए इस क्रेब्स चक्र में ना, जब हमने ये जाना था ग्लाइकोलिसिस में ना, कि जब ग्लाइकोलिसिस घटना हुआ तो ग्लूकोज से क्या बना, पायरुविक अम्ल बना। यह जो पायरुविक अम्ल है, यह क्रेब्स चक्र में उसे ऑक्सीजन की आवश्यकता है टूटने के लिए। ऑक्सीजन और भोजन जब आपस में मिल रहा है, टूट रहा है, जिसे कह रहे हैं ऑक्सीकरण। ठीक है, तो इसमें कई तरह की क्या होती हैं, परिवर्तन मतलब बदलाव होता है। आगे देखिए क्या होगा, किस तरह से होगा। पहला देखिए, क्रेब्स चक्र में ना जब पायरुविक अम्ल क्या होगा, प्रवेश करेगा। जब पायरुविक अम्ल क्रेब्स चक्र में क्या होगा, प्रवेश करेगा। ठीक है, तो ये देखिए, तो क्या करेगा, CO2 के एक अणु, CO2 का क्या करेगा, एक अणु, ये अणु बता चुका हूं। और हाइड्रोजन का 2 परमाणु क्या करेगा, विमोचन करेगा, मतलब निकाल देगा। ठीक है, तो यानी जब पायरुविक अम्ल, ठीक है ना, क्रेब्स चक्र में जब प्रवेश करेगा तो वह क्या करेगा, CO2 का एक अणु बाहर कर देगा और हाइड्रोजन का 2 परमाणु बाहर कर देगा। ठीक है, तो क्या बनाएगा, ये देखिए। और बाकी जो बच जाएगा ना उसके अंदर, बाकी जो बचेगा क्या करेगा, वो कोएंजाइम ए बनाएगा। क्या बनाएगा जी, कोएंजाइम ए से मिलकर एसिटाइल कोएंजाइम में बनाएगा। क्या बनाएगा, कोएंजाइम ए से मिलकर क्या बनाएगा, एसिटाइल कोएंजाइम में बनाएगा। इसको याद रखिए। जब पायरुविक अम्ल क्रेब्स चक्र में प्रवेश किया, ठीक है, तो वह क्या करता है, CO2 का एक अणु बाहर ढकेल देता है और हाइड्रोजन का 2 परमाणु भी बाहर ढकेल देता है। बाकी जो हिस्सा बचता है वो क्या बनाता है, वह क्या हो जाता है, कोएंजाइम में होता है। क्या होता है, कोएंजाइम में। यह कोएंजाइम में ना क्या करता है, एसिटाइल कोएंजाइम में बना देता है। कोएंजाइम में से मिलकर क्या होता है, एसिटाइल कोएंजाइम में बनाता है। मतलब बचा हुआ जो CO2 को बाहर किया और क्या किया, हाइड्रोजन के 2 परमाणु को बाहर किया। बाकी जो चीज बच गया ना, वह किससे मिलकर करता है, बचा हुआ कोएंजाइम ए से। क्या करता है, वो कोएंजाइम ए के साथ मिलेगा और उसके बाद क्या बनाएगा, एसिटाइल कोएंजाइम ए बना देगा। आपने समझ लिया ना, एसिटाइल कोएंजाइम ए। ठीक है, आगे देखिए, मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। देखिए एसिटाइल कोएंजाइम में, अब यहाँ देखो क्या बना जी, क्या बना, एसिटाइल कोएंजाइम ए बना ना। ठीक है, ये देखिए एसिटाइल कोएंजाइम ए अब कोशिका में उपस्थित अब जैलो एसिटिक अम्ल और जल से अभिक्रिया करके साइट्रिक अम्ल बनाता है। क्या बनाता है जी, साइट्रिक अम्ल बनाता है। और भाई क्या करेगा, एसिटाइल कोएंजाइम ए यहाँ बन गया। अब ये एसिटाइल कोएंजाइम ए क्या होगा, या कोशिका के अंदर ना एक अम्ल होता है। क्या नाम है उस अम्ल का, अम्ल भी कई तरह के होते हैं, ठीक है ना, अम्ल होता है। उस अम्ल का नाम क्या है, देखो अज़ैलो दे रखा है। क्या नाम दे रखा है, अज़ैलो। ठीक है ना, तो एसिटाइल कोएंजाइम ए, ठीक है ना, कोशिका के अंदर क्या पाया जाता है, अज़ैलो एसिटिक अम्ल पाया जाता है। और क्या पाया जाता है, जल पाया जाता है। और यह उनसे मिलके क्या बना देता है जी, साइट्रिक अम्ल बना देता है। अब बार बार सुनते हो ना, साइट्रिक अम्ल खट्टे वाले चीज में मिलता है। साइट्रिक अम्ल जान गए ना, साइट्रिक अम्ल कैसे बन रहा है, देखो एसिटाइल कोएंजाइम ए प्रवेश कोशिका के अंदर उपस्थित होता है और उसी के पास कोशिका के अंदर और भी चीजें होती हैं। क्या सा अम्ल होता है, अज़ैलो एसिटिक अम्ल, और क्या होता है, जल।
या दोनों के साथ मिलके एगो नया बना देता है। क्या बनाता है? नया अम्ल बनाता है। उसका नाम है क्या? साइट्रिक अम्ल। क्या है? साइट्रिक अम्ल। ठीक है, देखो यानी एसिटाइल को एंजाइम ए क्या करेगा? यह कोशिका के अंदर ऑक्सैलो एसिटिक अम्ल और जल से मिलकर क्या बनाएगा? क्या बनाएगा? साइट्रिक अम्ल। ठीक, आगे देखिए। अब देखिए साइट्रिक अम्ल क्या करेगा आगे चलिए। साइट्रिक अम्ल का क्रेब्स चक्र में धीरे धीरे कई अभिक्रियाओं के माध्यम से क्रमबद्ध विघटन होता है। इस अभिक्रियाओं के फलस्वरूप कई मध्यवर्ती अम्ल बनता है। अभी बताइए, साइट्रिक अम्ल तो बना ही बना, अभी साइट्रिक अम्ल और भाग ले रहा है तो और ज्यादा अम्ल बना रहा है। ठीक है, देखते हैं साइट्रिक अम्ल का जो क्रेब्स चक्र में धीरे धीरे क्या होता है? अभिक्रिया करता है। जो साइट्रिक अम्ल है ना, धीमे धीमे क्या करता है? अभिक्रिया करता है और एक क्रम से क्या करता है? टूटता है। एक क्रम से टूटता है। ठीक है ना, विघटन में अलग होना, टूटता है और इस अभिक्रिया के बाद वह क्या बनाता है? कई सारा अम्ल बनाता है, बहुत ज्यादा अम्ल बनाता है, जिनमें कुछ नाम ये याद कर लीजिए। ऑक्सैलोसक्सिनिक अम्ल। क्या है? ऑक्सैलोसक्सिनिक अम्ल। क्या नाम है? ऑक्सैलोसक्सिनिक अम्ल। ठीक है, एक आता है मैलिक अम्ल। तो ये आपको दो याद हो ना, इससे भी ज्यादा बनाते हैं। ठीक है ना, ये देखिए आगे देखिए। अंत में मौलिक अम्ल, मैलिक अम्ल है। ठीक है, मौलिक नहीं, मैलिक अम्ल। ठीक है, देखिए अब ये जो मैलिक अम्ल है ना, साइट्रिक अम्ल से क्या बना? मैलिक अम्ल बना ना, तो मैट्रिक अम्ल क्या होगा? ये देखिए लास्ट में मैलिक अम्ल का जब बदलाव होगा ना, तो किसमें होगा? ऑक्सैलोग्लिसरिक अम्ल में हो जाता है। जब क्या बनाता है? क्या बनाता है? साइट्रिक अम्ल जब धीरे धीरे टूटता है तो कई सारा अम्ल बनाता है, जिसमें ऑक्सैलोसक्सिनिक अम्ल है और मैलिक अम्ल है। तो ये देखो मैलिक अम्ल जो है यह क्या है? ये आखिरी अंतिम चरण की बात चल रहा है, अंतिम आखिरी बात चल रहा है। तो जो मैलिक अम्ल है यह जब बदलता है, मैलिक अम्ल जो बदलेगा तो क्या बनाएगा जी? क्या बनाएगा? ऑक्सैलोग्लिसरिक बनाएगा। क्या बनाएगा? ऑक्सैलोग्लिसरिक अम्ल। ऑक्सैलोग्लिसरिक अम्ल, मैलिक अम्ल क्या बना रहा है? ऑक्सैलोग्लिसरिक अम्ल बना रहा है। ठीक है ना, और यह पुनः दूसरे पायरुविक अम्ल के अणु के साथ मिलकर क्रेब्स चक्र में पुनः प्रवेश करता है। अब ये बात समझ में आया कि फिर क्या करेगा? फिर दोबारा ना दूसरे पायरुविक अम्ल से मिलेगा और उसके बाद वह अणु किसके साथ? अणु मतलब या पुनः मतलब दोबारा दूसरे पायरुविक अम्ल के अणु के साथ मिलकर क्या बनाता है? क्रेब्स चक्र बनाता है। ठीक है, एक बार और, यानी जो मैलिक अम्ल है क्या करे? क्या बना रहा है? ऑक्सैलोग्लिसरिक अम्ल में बना रहा है। यह ऑक्सैलोग्लिसरिक अम्ल जो है यह दोबारा क्या कर रहा है? पायरुविक अम्ल के अणुओं के साथ अभिक्रिया कर रहा है, तो फिर पुनः चला जा रहा है कहाँ? क्रेब्स चक्र में। यह घटना ऐसे ही चलता रहता है। ठीक है ना, और आप लोग, मुझे उम्मीद है कि आपने ये जो वीडियो देखा है आपको समझ में आया होगा। और प्लीज सब्सक्राइब, और जो लाल आइकन है सब्सक्राइब लाल रंग, उसको आप क्या कीजिए? उसको दबा दीजिए और मेरे चैनल को मोनेटाइज कराने में मदद कीजिए। और आप ही लोगों के लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ। जब आपने इतना लंबा वीडियो देखा है, मुझे आपसे उम्मीद है कि आप पढ़ने वाले बच्चे हैं और आप ही लोग इस चैनल को सपोर्ट करेंगे और मैं भी आपको पूरी तरह से मदद करूँगा हर एक माध्यम से। देखिए हमने तो समझ लिया क्रेब्स चक्र, अब इसके आगे थोड़ा सा पार्ट और बचा है। आप इसको जरूर लिख कर आएंगे एग्जाम में। ठीक है, ये बहुत जरूरी है। ये वाला जो डायग्राम है आपको बना के ही आना है। ठीक है ना, देखिए जो क्रेब्स चक्र है ना, वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही होता है, बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में नहीं होगा। आप देखिए ग्लूकोज, सौ भी लिखा है ना, जो भी लगाते हैं ना, ग्लूकोज यानी ग्लूकोज का सूत्र मालूम है, C6H12O6। लिख ही देता हूँ, क्या पता आप पहली बार आए हो मेरे चैनल पे। C6H12O6। ठीक है ना, देखिए ग्लूकोज क्या होता है? वह ग्लाइकोलिसिस। ठीक है ना, ग्लूकोज क्या होता है? ग्लाइकोलिसिस पढ़े हो ना? ठीक है ना, तो ग्लूकोज ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है? ग्लूकोज किसमें बदलता है? पायरुविक अम्ल में। यानी ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज किसमें बदलता है? पायरुविक अम्ल में। यह जो पायरुविक अम्ल है, ठीक है ना, ऑक्सीशोषण और अनऑक्सीशोषण में क्या होगा? देखिए ऑक्सीशोषण में यह कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, जल बनाएगा और ऊर्जा बनाएगा। और अनऑक्सीशोषण में क्या होगा?
अभी देखिए ये शराब है, क्या है, शराब है, इसको बोलते हैं अल्कोहल। अरे कौन सा अल्कोहल है, इसका नाम क्या है, एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, ठीक ना, एथिल अल्कोहल। लेकिन इसका आईयूपीएसी नाम के एथेनॉल बोलते हैं, क्या कहते हैं, एथेनॉल। ये एथेनॉल मतलब एथेनॉल आईयूपीएसी नाम है, और ये क्या है, एथिल अल्कोहल। ये एथिल अल्कोहल बनाएगा और क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और क्या बनाएगा, ऊर्जा बनाएगा। इतना आपने समझ लिया। ये शराब बना रहा है, गैस निकाल रहा है, कौन सा, CO2 और ऊर्जा। अब आगे देखिए, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्रेब्स चक्र की अभिक्रियाएं संभव नहीं होती और पायरुविक अम्ल से एथिल अल्कोहल और CO2 बनता है। क्या बोला है कि जो क्रेब्स चक्र है ऑक्सीजन के बिना अभिक्रिया नहीं करेगा, ठीक है ना, ऑक्सीजन की आवश्यकता है। और यह जो पायरुविक अम्ल है ना, यह अभिक्रिया करके क्या बनाता है, एथिल अल्कोहल और CO2। एथिल अल्कोहल का सूत्र ये है, ठीक है ना, C2H5OH, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक ना, C2H5OH। जय हिंद दोस्तों।